गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं CHFL के बहुत ही बेहतरीन मॉक, जिसमें परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अलजेब्रा है और एवरेज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सबको यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ और आप इसे पूरा कंप्लीट देखें। पहला क्वेश्चन, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त होते हैं और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। क्वेश्चन का मतलब है कि राम एक व्यक्ति है और 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि राम 40% अंक प्राप्त किया और उसे 20 अंक हम और दे दें तो वो पास, जिसे मैं नाम दे दूंगा पासिंग मार्क, यानी 40% अंक पाया तो फेल हुआ, 20% जैसे ही मैं उसे दूंगा वो पास हो जाएगा। फिर बोला गया कि आदित्य को 45% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुआ उसे, तो 45% अंक से 30% अंक को हटा भी देंगे तब भी वो पास रहेगा, यानी देयर विल बी द पासिंग मार्क आर इक्वल टू 45%। तो पूछा गया कि उत्तीर्ण होने के लिए उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिए, एक विद्यार्थी है 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हुआ, तो मैंने इसे 20 अंक जब दे दिया तो ये जो रिजल्ट बना ये बना दिस इज द पासिंग मार्क। और अगला आदित्य नाम का एक व्यक्ति है, वो 45% अंक पाने के बाद भी ये 30 अंक उत्तीर्णांक से अधिक पा गया। अगर मैं इससे अंक से 30 घटा दूंगा तो मैं सीधे सीधे ये चीज बोल सकता हूं कि दिस इज द पासिंग मार्क। और पासिंग मार्क किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो राम हो चाहे आदित्य हो, सबके लिए पासिंग मार्क बराबर होगा। इसलिए मैं सीधे सीधे यहां से बोल दूंगा कि 5% की वैल्यू हो गई 50। और 5% की वैल्यू अगर 50 है क्वेश्चन में, तो पूछा गया पासिंग मार्क क्या है, तो मैं कहूंगा कि 5% की वैल्यू यहां से अगर 50 निकल के आती है तो 1% की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 10। और इसे पासिंग मार्क चाहिए तो पास होने के लिए 20 अंक इसमें जोड़ा है। अगर 10 अंक जोड़ता तो 1% होता, 20 अंक जोड़ा है तो 2% होगा। तो सीधे सीधे यहां से हो जाएगा कि 40 प्लस 2 बराबर यहां से हो जाएगा 45%। यानी दोनों स्टूडेंट के लिए 45% ना पाके 42% अगर कोई स्टूडेंट पाएगा तो पास कहा जाएगा, फेल नहीं कहा जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि IIM में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि 15% लड़के तथा 7.5% लड़कियों को पूरी फीस माफ हो जाती है, यदि फीस छूट देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो 50% फीस में छूट नहीं मिलती। यदि यह दिया गया है कि जिसे छूट फीस में नहीं मिलती वह 50% छूट के योग्य हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि IIM है, एक कॉलेज है जिसमें 60% बॉय है। अब ये बताइए कि किसी कॉलेज में मैंने कंपैरिजन किया बॉय और गर्ल्स में, और बॉय की संख्या हो गई 60%, तो यहाँ से गर्ल्स हो जाएंगे आपके 40%, और इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो 3:2 आ जाएगा। यानी बॉय की संख्या मैंने एज्यूमिंग पॉइंट मान लिया 3 और गर्ल्स की जो संख्या है मैंने एज्यूमिंग पॉइंट मान लिया 2। फिर आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि 15% लड़के और 7.5% लड़कियों की पूरी फीस माफ है। देखिए 3 यूनिट विद्यार्थी थे, इनमें से 15% विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ है और 15% बॉय की और 7.5% गर्ल्स की भी पूरी फीस माफ है। तो यहां से मैं एवरेज परसेंटेज निकालूंगा तो सीधे से यदि आप बोलेंगे 15 × 45 और 7.5 दूना होता है 7.5 दूना होता है 15, तो 15 और 45 यहां से हो जाएगा 60। और 60 को जब मैं इन दोनों में बराबर बराबर बांटूंगा तो 60/5, यानी फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू जो आ गई वो आ गई 12%। यानी 12% क्या हुआ, किसी विद्यालय में अगर 5 यूनिट विद्यार्थी थे जिसमें गर्ल्स और बॉय थे, तो 12% ऐसे स्टूडेंट हुए जिनमें से गर्ल्स भी थे और बॉय भी थे।
अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अच्छा 12% स्टूडेंट की पूरी फीस माफ है, तो ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जिनकी एक भी पैसे फीस माफ नहीं होगी? तो आप सीधे सीधे बोल देंगे गुरु जी 88% विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी पूरी फीस माफ है। और अगर 88% विद्यार्थी की पूरी फीस नहीं माफ है, 12% की पूरी फीस माफ है, तो जो विद्यार्थी की फीस माफ है वो विद्यार्थियों की संख्या है 90। अब बोला गया है जिनकी एक भी पैसे फीस में नहीं माफ, तो वो 50% फीस के योग्य हैं। तो 88% तो एक भी पैसे माफ नहीं, तो इनमें से कितने परसेंट को आप योग्य समझेंगे फीस आधी देने के लिए? तो कहेंगे 88% का 50% यानी 44%। तो सीधे सीधे 12% की वैल्यू अगर 9 है, तो यहाँ से 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 चौक 12 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो 44% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो सीधे इस 44% को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 गुणे 11। तो 4 की वैल्यू 30 और 11 की वैल्यू 11, तो 11 ही है, तो 11 3 33, यानी 330 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आधी फीस के योग्य हैं। मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का कि इफ ए इनकम इज 40% और बी इनकम एंड बी इनकम्स इज 24% मोर देन सी इनकम, देन व्हाट इज द परसेंटेज सी इनकम मोर देन ए इनकम? यानी ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। देखिए ए एंड बी कंपेरिजन बिटवीन टू द 40% इंक्रीमेंट ऑफ इनकम ऑफ बी, तो और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है? देखिए विद्यार्थियों 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों में ए है और बी है और सी है, 3 लोग हैं। अब इन 3 लोगों में जो बी की आय है वो सी की आय से 24% अधिक है। तो मैं सीधे सीधे अगर एज्यूम मान लूं कि सी की आय अगर 100% है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 124%, 124। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 40% है, ए की आय बी की आय से का 40% है। तो यहां से अगर मैं 10% की वैल्यू निकालूंगा तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.4। तो 40% की तो 12 चौक 48, 4 चौक 16, तो यहां से हो जाएगा 49.6। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहां से बताइए। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा जटिल है। पहला ऑप्शन है 104.2, बी ऑप्शन है 75.6, सी ऑप्शन है 40.4 और डी ऑप्शन आपका है 101.6। अब देखिए यहां से ये कितना ज़्यादा है, ये आपका 41.5 इंक्रीज कर रहा है। और ये किससे इंक्रीज है, मतलब ये कितना इंक्रीज है? इतना। तो इस किससे इंक्रीज है? 49.6। अब देखिए अगर ये इक्वल भी होता तो 100% होता, तो इनको तो सीधे सीधे हटाइए। अब देखिए बहुत करीबी मामला है, तो इसलिए 104 ना हो करके ये 101%, 101.6% है। मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और उसकी ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी, कुछ भी हो सकता है। देखिए आपको पता है कि ये एक प्रकार का आपका होता है बेलन, जिसे हम सब बोलते हैं सिलेंडर। और सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। तो देखिए पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो न इसे घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है, लेकिन त्रिज्या को अगर एक बार घटाओगे या बढ़ाओगे तो 2 बार इफेक्टिव रिजल्ट बनेंगे। तो त्रिज्या को कितना % कम किया गया है? 10% कम किया गया। तो 10% कम करोगे तो हम कहेंगे त्रिज्या 2 बार कम होगी, तो हमने कहा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। देखिए कई टीचर ऐसे बताते हैं 10 से 9, 10 से 9,
तो वो भी सही है, लेकिन इसके आपको इस नियम को लगाने के बाद थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। फिर बोला गया कि ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया। तो अगर ऊंचाई को आप बाबू 20% बढ़ाओगे, अगर ऊंचाई 10 है तो ये कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। देखिए अगर ये 100 तो 120, अब काटिए, कुछ कटेगा ना, काटिए, ये 1000 हो जाएगा। और आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है, 2.8% डिक्रीज, और आपका 2.8% इंक्रीज, और आपका 1.8% है डिक्रीज, और एक डिक्रीज है 2.36% डिक्रीज। तो इसे जब सॉल्व आउट करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो 972 आ जाएगा, और ये इससे कितना कम है, तो 28 कम है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 2.8% डिक्रीज। 28 कम है, ये 28/100, ये 28 कम है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 28/1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 2.8% डिक्रीज होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का कि इफ x³ - x - 1 = 0, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + x² - 1/x² का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है x³ - x - 1 = 0। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि x³ + x² - 1/x = क्या होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। पहला ऑप्शन आपका 1 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 3 है, और डी ऑप्शन 4 है। अगर इसे मैं ध्यान से देखूं तो इस डाटा की वैल्यू यहां से मैं फाइंड कर सकता हूं। तो अगर यहां से वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा x³ = x + 1, और यही चीज मैं उठा के यहां रख दे रहा हूं, और यहां रखने के बाद ये बनेगा x + 1 + x² - 1/x - 1। और थोड़ी देर के लिए इसे अगर मैं सॉल्व आउट करूंगा तो इस चीज को आप क्या बोल सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 1 - 1/x - 1। और ये देखिए, ये a³ + a³ - b³ के पार्ट में ये चीज दिखता है, तो इसे a - b बनाने के लिए क्या करिए, x - 1 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, x - 1 से नीचे भी गुणा कर दीजिए, तो यहां से ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो सीधे सीधे इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, a³ - b³, यानी x³ - 1 अपान, यहाँ पे आप x - 1 - 1/x लिख सकते हैं, x - 1 लिख सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहां से x - 1 की वैल्यू निकालूंगा तो इसके स्थान पे आप क्या बोल सकते हैं, इसके स्थान पे आप सीधे सीधे ये चीज लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा x ऊपर बचेगा, और +1 - 1/x - 1 - 1/x - 1, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर भी हो जाएगा x - 1 और नीचे भी हो जाएगा x - 1, ये कट के आपका उत्तर आ जाएगा 1। अगर इस चीज को नहीं समझ पाए तो मैं फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए यहां पे क्या था, x³ - 1 = 0 था, तो हमने सीधे सीधे वैल्यू निकाल लिया x³ की, और x³ बराबर हो गया x + 1, और आपसे पूछा गया था x³ + x² - 1/x²। तो इस वाले डाटा के स्थान पे मैं इस वैल्यू को पुट कर दिया। कैसे, देखिए ये x³ का मान ये था, तो ये रखा, और ये पहले से था। और इस डाटा को आपको देखने के बाद एक चीज इमेजिन करना चाहिए कि ये a³ - b³ के फॉर्म में आता है, तो इसे मैं यहां रिप्रेजेंट कर दिया। और आपको पता है a³ - b³ बनाना है, तो इसे x - 1 से गुणा किया, और किसी प्रोडक्ट में अगर आप गुणा करेंगे तो वहां भाग भी आपको करना पड़ेगा, तो x - 1 से गुणा किया तो x - 1 से भाग कर दिया, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट मैंने नीचे रिप्रेजेंट कर दिया। और इसकी वैल्यू अगर ध्यानपूर्वक देखो तो ये पहले ही मैं 2 बार इस्तेमाल कर चुका हूं, यही वैल्यू के स्थान पर उठा के मैं ये रख दिया, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, और एलसीएम सेम है, बेस आपका सेम है, तो नॉमिनेटर सेम साइन के साथ सॉल्व होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी की मैं 3 क्लास अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, आप उसे देखिए। कल से उस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर दूँगा। ओके, थैंक यू।